अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिशेस के ऊपर, ठीक है। देन हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कुछ बोन्स आ जाती हैं जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हेड रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जिसकी लोकेशन आपको विद स्पेसिफिक वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली क्या है, टू डिस्पोज आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हमारे पास दो तरह के वेस्ट हैं। एक हमारे पास डाइजेस्टिव वेस्ट होता है और एक हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है वेस्ट है, जो कि ब्लड में हमारे पास जो वेस्ट रह जाता है, ठीक है। किडनीज हैं। किडनीज फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड थ्रू uses of energy. Fishes are able to break down the nitrates and ammonia to a more usable source of urea. अब हमारे पास मोस्टली मेरीन और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जस्ट लाइक फिशेस, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वी नो दैट वो हमारे पास क्या है, अमोनिया है। तो अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक, सो फिश को बहुत जल्द ही इसको डिस्पोज आउट करना होता है, अदरवाइज इट विल बी टॉक्सिक टू देम, या फिर उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक फॉर्म विच इज़ यूरिया, ताकि अपनी जो बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन है उसको आउटर साइड की इन्वायरमेंट के साथ जो है वो मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो इधर इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और अमोनिया सॉरी, और इधर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म यूरिया, और फिर वो उसको बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट कर देते हैं ताकि जो आयनिक बैलेंस है उसको मेरीन एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन रखा जा सके। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ होता है। तो जो मेरीन एनवायरनमेंट में फ़िशेज़ रहती हैं उनका हमेशा जो वाटर होता है उसमें आयनिक कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, फ़िश की बॉडी के अंदर कम होती है। और अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो फ़िश की बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आउटर साइड। तो हमेशा वाटर जो है वो फ़िश बॉडी से आउटर साइड पे मूव करेगा। इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है मेरीन इन्वायरमेंट की फ़िशेस क्या करती हैं कि वो जो हमारे पास उनका अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देती हैं यूरिया में, और उसको बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट करती हैं ताकि आउटर साइड के साथ उनका आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे और उनकी बॉडी से वाटर लॉस कम से कम हो। सो इसके अलावा हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास गिल्स के थ्रू भी कुछ वेस्ट जो है वो डिफ्यूज़ आउट करते हैं सराउंडिंग में, और बाकी जो है वो सारा किडनीज़ के थ्रू करते हैं। किडनीज़ हेल्प द फिश टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन देयर बॉडीज़। नाउ अगर हम मेरीन और फ्रेश को कंपेयर करें हमारे पास तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बता दी है, ठीक है, कि जो सॉल्ट वाटर फ़िश है इट कंटेन्स लेस सॉल्ट देन द वाटर इन विच इट लिव्स, कि इसकी बॉडी में सॉल्ट्स कम है एज़ कम्पेयर टू द वाटर जिसमें वो रह रहा है, क्योंकि मेरीन इन्वायरमेंट इज़ द सॉल्ट वाटर। Because the saltier environment in the outside water draws water from the body tissues, concentration difference है, ठीक है। बाहर ऑल्दो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है लेकिन उसमें आयंस की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि फ़िश बॉडी के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें तो फ़िश बॉडी में हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा होता है, आयंस बहुत कम होते हैं। सो अ सॉल्ट वाटर फ़िश जो है वो कॉन्स्टेंटली वाटर लूज़ करती रहती है अपनी स्किन से और गिल से, इसीलिए सॉल्ट वाटर की जो फ़िश होती है उसका साइज़ हमेशा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटिक फ़िश। स्पीशी टू स्पीशी साइज़ वेरी करता है, लेकिन अगर हम एक ही स्पीशी का कंपैरिजन करें फ्रेश और मेरीन में तो दोनों का साइज़ डिफरेंस जो है वो बहुत साफ नज़र आ रहा होता है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ़िश क्या करती है, एक तो वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक कर रही होती है बहुत ज़्यादा, और यूरिन बहुत कम से कम सिक्रीट करती है क्योंकि उस वाटर को इसने क्या करना होता है बॉडी के अंदर डिपॉजिट करना होता है। और इसके अलावा सिक्रीट करती है सॉल्ट फ्रॉम दिस वाटर थ्रू इट्स गिल्स एंड किडनी। सॉल्ट की एक्सक्रीशन ये बहुत ज़्यादा जो है वो कर रही होती है, ठीक है, मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करती है और बहुत कम यूरिन रिलीज़ करती है, और बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक जो है ये ले रही होती है। अगर हम मेरीन फ़िश को डिस्कस करें यहाँ पे तो मेरीन फ़िश में हमारे पास फूड
सी वाटर, दोनों के साथ जो है इसके पास आइंस जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। स्टमक में हमारे पास पैसिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर होती है। पैसिव क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास इनसाइड आइंस की कंसंट्रेशन जो है बहुत कम होती है। देन गिल्स हैं हमारे पास, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वाटर लॉस। एक्टिव हम क्यों कह रहे हैं एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? क्योंकि आउटसाइड पहले ही बहुत ज़्यादा आइंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। देन आपके पास किडनीज़ में अगर ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर जो है वो देखें तो ग्लोमेरुलस यहाँ पे बिल्कुल या तो रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? बेसिकली ग्लोमेरुलस फिल्टर आउट करता है आइंस को। इसको पहले ही इतने ज़्यादा आइंस अवेलेबल हैं कि इसको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सो ग्लोमेरुलस का जो रोल है दैट इज़ द फिल्ट्रेशन में बेसिकली फ़िल्टर आउट करना होता है एसेंशियल आइंस को। यहाँ पे एसेंशियल आइंस फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पहले ही बहुत ज़्यादा आइंस विद द ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हैं, विद द फूड अवेलेबल हैं। तो ग्लोमेरुलस नेचर ने यहाँ पे बिल्कुल ही रिड्यूस किया हुआ है। यहाँ पे जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है और जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास बहुत लेंथी होगा क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। तो मेरीन फ़िश को रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, इसीलिए उसका ग्लोमेरुलस तो रिड्यूस्ड होता है, लेकिन उसका जो रीएब्जॉर्प्शन कैनाल होती है वो या लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। इसके अलावा हमारे पास इंटेस्टाइनल वेस्ट है। इंटेस्टाइनल वेस्ट में हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है। किडनीज़ में हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सक्रीशन हो रही है? मैग्नीशियम सल्फेट की हो रही है, यूरिया अलॉन्ग विद द लिटिल वाटर इसलिए क्योंकि इसने वाटर को जो है वो मैक्सिमली बॉडी में रीएब्जॉर्ब करना होता है। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम फ्रेश वाटर फ़िश को डिस्कस करें तो फ्रेश वाटर फ़िश में हमारे पास सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बहुत कम सॉल्ट्स होते हैं, बॉडी में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वाटर हमेशा आउटसाइड से इनसाइड द फ़िश बॉडी जो है वो मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ़िश होती है उसको एक्स्ट्रा वाटर लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत कम वाटर जो है वो ड्रिंक करती है, ठीक है। सिर्फ फूड के साथ जो वो वाटर लेती है वही वो ड्रिंक करती है, एक्स्ट्रा वाटर ड्रिंक नहीं करती। और जितना भी वो क्योंकि उसको एक्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल है तो वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो सिक्रीट करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करेगी। और हमेशा ये डाइल्यूट यूरिन होगा, कंसनट्रेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि उस फ्रेश वाटर में जो लीस्ट से लीस्ट आइंस हैं उसको उसने फ़िल्टर आउट करना होता है बिकॉज इट नीड्स आइंस फॉर इट्स फंक्शंस। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा मेरीन एनवायरनमेंट से। अब वहाँ पे हमारे पास क्या था? ग्लोमेरुलस बिल्कुल रिड्यूस था क्योंकि उसको फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलस बहुत लार्ज होगा क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत है। फ्रेश वाटर में इतने ज़्यादा आइंस नहीं होते, लेकिन जितने भी आइंस हैं उसको उसने हर हाल में फ़िल्टर आउट करना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस बहुत लार्ज होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करी थी फ़िश, यहाँ पे बहुत कम वाटर जो है वो ड्रिंक करेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी सोडियम क्लोराइड की, वहाँ पे रिलीज़ हो रही थी एक्टिव रिलीज़, यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी सोडियम क्लोराइड की। और इसके अलावा वाटर जो है वो इंटर करेगा ऑस्मोटिकली मींस ऑस्मोटिक डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो वाटर रिलीज़ और इनसाइड जो है वो मूव करेगा। इंटेस्टाइनल वेस्ट के साथ भी ये वाटर रिलीज़ कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा यूरिनेशन भी कर रहे होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन ये रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बहुत स्मॉल होगी बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मेरीन एंड फ्रेश वाटर के दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम है, अगर मस्कुलर सिस्टम्स को हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं दैट आर द जॉ मसल्स, जो कि एडक्टर मसल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एडक्टर मसल्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स आउट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द जॉ। फर्स्ट मसल्स जो कंसिस्ट करती है दैट इज़ द एबक्टर मसल्स एंड एडक्टर मसल्स दैट मूव द फिन्स अवे फ्रॉम एंड क्लोज द बॉडी। फिन्स की मूवमेंट के लिए हमारे पास जो है वो एडक्टर एंड एबक्टर मसल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं।
इसके अलावा इरेक्टर मसल्स हैं। इरेक्टर मसल्स हमारे पास क्या करें, जो फिन्स हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, उसकी पोजीशन को मेंटेन करें, और इसके अलावा फिन्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें। द मसल्स ऑफ द टेल एंड ट्रंक कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मसल ब्लॉक्स विच को मायोटोम्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी हमारे पास जो शेप होती है वो डब्ल्यू शेप्ड होती है। कॉन्टिन्यू टिश्यू कॉल्ड एज मायोसेप्टा सेपरेट्स द मायोटोम्स। हर मायोटोम के दरमियान में एक टिश्यू मौजूद होता है जिसको हम मायोसेप्टा कहते हैं। एक तो ये सेपरेट आउट भी रखता है, दूसरा ये कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है ताकि एट अ टाइम ये सारे मसल्स जो हैं वो मूव कर सकें। A horizontal septum separates the myotome into dorsal top myotomes and ventral myotomes. फिश की बॉडी में हमारे पास डॉर्सल सरफेस पे मायोटोम्स मौजूद हैं, वेंट्रल सरफेस पे भी मौजूद है। दोनों के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइनिंग मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेप्टा। इसके अलावा हमारे पास फ़िश मसल्स की भी जो हैं वो दो तरह की टाइप्स हैं। जिस तरह स्केलेटल मसल्स में लाइट एंड डार्क मसल्स थे, इसी तरह से हमारे पास फ़िश मसल्स में भी लाइट एंड डार्क मसल्स होते हैं, ठीक है। In white fish such as cod and haddock, there is a small strip of dark or red muscles just under the skin on both sides of the body running beneath the lateral system. इसकी पोजीशन सिर्फ कहाँ पे है, beneath the lateral system जो है ये मौजूद होती है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो फैटी फिशेस होती हैं जैसे मैकरल हो गया, हेरिंग फिश होगी, उसमें ये स्ट्रिप्स ऑफ डार्क मसल्स जो हैं वो हमारे पास लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जो हमने डिस्कस की, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे फ़ैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू फ़िश स्विमिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होता है। क्योंकि जो रेड मसल्स होते हैं बेसिकली ये हमने डिस्कस किया था, ये क्या करते हैं, हीट अप करते हैं फ़िशेस को। जो बहुत कोल्ड वाटर फ़िशेस होती हैं उसमें इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास इसका जो ब्रेन है बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टेलेंसेफेलोन, डाइनसेफेलोन, मीजेंसेफेलोन, मेटेंसेफेलोन, माइलेंसेफेलोन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास फ़िश की ब्रेन की जो है वो कंपोनेंट्स हैं उसके। अब नर्वस सिस्टम का रोल क्या है, बेसिकली इट हैज़ टू कन्वे द सेंसरी इम्पल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को आपस में जो है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, और इसके अलावा बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी मेंटेन करके रखना, उसको इनपुट्स जो है वो प्रोवाइड करना और प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन रखना। अब हमारे पास जो नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन है, फिशेस है, वो कंसिस्ट कर रहा है 4 ब्रेन के ऊपर, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। हमारे पास जो वर्टेब्रेट्स हैं, हायर वर्टेब्रेट्स, और जैसे ह्यूमन बीइंग है उसका ब्रेन हमारे पास डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसी तरह से फ़िश का भी है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है इनके पास भी मौजूद है, सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, नर्व फाइबर्स हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड आउट हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, और मोटर न्यूरॉन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो इफ़ेक्टिव है। 4 ब्रेन फिश ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन्स। अगर हम फ्रंट पे देखें तो हमारे पास ऑल्फैक्टरी लोब्स मौजूद हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारे पास स्मेलिंग सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। सो अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर दैट रिसीव एंड प्रोसेस सिग्नल फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स बाय द 2 ऑल्फैक्टरी नर्व्स। So, olfactory lobes, it's a pair of structure that receive and process signals from the nostrils by the 2 olfactory nerves. Olfactory nerves क्या करते हैं कि sensory जो smell information है उसको receive करेंगे। The olfactory lobes are very large in fish that hunt primarily by smell. जो hunting fishes होती हैं जो कि basically depend ही करती हैं smell के ऊपर, ठीक है, उनमें ये lobes जो हैं वो बहुत ज़्यादा well defined होंगे, जैसे sharks वगैरह हो जाती हैं, cat fish है, ठीक है। बिहाइंड द ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे पास 2 लोब स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम टेलिसेफेलोन कहते हैं, द स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट टू द सेरिब्रम इन हायर वर्टिब्रेट्स। हायर वर्टिब्रेट्स में हमारे पास सेरिब्रम होता है।
In the fishes there is no cerebrum but it is replaced by telencephalon. ठीक है. In fishes the telencephalon is concerned mostly with the olfactory or sense of smell because हमें पता है कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें विजन का जो फिनोमेना होता है वो बहुत सप्रेस्ड होता है. उनकी आइज़ का इतना ज़्यादा रोल जो है वो नहीं होता, लेकिन वो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं या तो टच के ऊपर, मतलब वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर हमारे पास डिपेंड करते हैं स्मेल के ऊपर. सो द ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो हमारे पास इन फिश में बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है. Together these structures form the forebrain. Forebrain हमारे पास it means telencephalon पे consist कर रहा है और olfactory lobes पे. ये दोनों मिलके हमारे पास fish का forebrain बनाते हैं. मिड ब्रेन आ जाता है तो मिड ब्रेन में हमारे पास डाइनसेफेलोन आ जाता है. ठीक है, डाइनसेफेलोन बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज़ कनेक्टिंग फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन. ठीक है, और इसके जो डाइनसेफेलोन है फोर ब्रेन को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है. और इसके अलावा जो हार्मोनल फंक्शंस हैं या जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, हार्मोन्स, स्पेसिफिक हार्मोन्स की रिलीज़, और इसके साथ साथ होम्योस्टेसिस मींस के सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आती हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी को मेंटेन रखना, रेगुलेट करना, ये बेसिकली जो है वो डाइनसेफेलोन या मिड ब्रेन का काम है. द पीनियल ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, इट लाइज जस्ट अबव द डाइनसेफेलोन. और ये बेसिकली कर क्या रहा है, इसका रोल क्या है कि इट डिटेक्ट्स द लाइट की क्वांटिटी हमारे पास क्या है. इसके अलावा जो है वो सर्काडियन रिदम्स इनके क्या हैं, और कलर चेंजेस को ये जो है ये कंट्रोल करें. इनका जो सर्काडियन रिदम है वो बेसिकली 24 आवर्स साइकिल होता है. ठीक है, 24 आवर्स साइकिल्स इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स. हाइंड ब्रेन है जिसको हम मेटासेफेलोन भी कहते हैं. इट इज़ पार्टिकुलरली इन्वॉल्व इन स्विमिंग एंड बैलेंस. The cerebellum is a single lobed structure that is typically the biggest part of the brain. So here is also it is the biggest part of the brain. Then brain stem है, the brain stem, और इसको हम myelencephalon कहते हैं. It's the brain posterior as well as the controlling some muscles and body organs. In bony fishes at least the brain stem governs respiration and osmoregulation. कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हैं ये हमारे पास रेस्पायरेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में, मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास जो फिशेस हैं उनमें बहुत हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं. नियरली ऑल डे लाइट फिश हैव कलर विजन दैट इज़ एट लीस्ट एज गुड एज ह्यूमन्स. जो हमारे पास जो शैलो वाटर फिशेस होती हैं, ठीक है, जो शैलो वाटर में रहती हैं, तो वहाँ पे उनकी जो विजन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिस तरह ह्यूमन बीइंग का होता है. Many fishes also have chemoreceptors that are responsible for extraordinary senses of taste and smell. Chemoreceptors basically क्या करते हैं कि एक तो इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है उसमें स्पेसिफिक इनके जो फेरोमोन्स रिलीज़ होते हैं वो भी बेसिकली मतलब इनका ब्रीडिंग भी टोटली डिपेंड कर रहा है सेंस ऑफ स्मेल और केमिकल्स के ऊपर. और बाकी भी इनकी ज़्यादातर जो डिपेंडेंस होती है वो केमिकल्स के ऊपर होती है. तो दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग chemoreceptors regarding taste and smell. सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं. सेंसिटिव रिसेप्टर्स हमारे पास फ़िश में क्या होता है, लेटरलाइन सिस्टम मौजूद है जो कि बेसिकली क्या करता है, वाटर करंट्स को, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर रहा है. इसके अलावा हमारे पास जो भी उसके सराउंडिंग में फ़िश या प्रे मूव कर रहा है तो उसको जो है डिटेक्ट करना, उसकी वाइब्रेशंस को, ताकि डिटेक्ट कर सकें कि आया जो प्रे है या जो प्रीडेटर है वो उनकी तरफ फास्टली मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, क्या साइज़ है उनका. Some fish such as catfish and sharks have organs that detect low level of electric current. हर बॉडी का अपना एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट होता है. यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िशेस होती हैं जो जैसे इलेक्ट्रिक ईल फ़िश है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं. तो जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो करंट है, सम फिशेस हैव द सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि इस इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है लेटरलाइन सिस्टम विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द परसेप्शन ऑफ वाइब्रेशंस. ठीक है, वाइब्रेशंस में हमने कहा डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है.
तो जो लेटरलाइन सिस्टम है बेसिकली ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है स्केल्स टू द सेंसरी सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। सरफेस पे जो स्केल्स मौजूद हैं उनको ये सेंसरी सेल्स के साथ और साथ साथ नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेमी लाइन की फॉर्म में ये मूव कर रहा है फ्रॉम द गिल्स टू द टेल फिन, easily noticed as a darker line running along the side of the fish। बहुत क्लियरली नज़र आ रही होती है फ़िश के ऊपर, एक डार्कर सी लाइन होती है, ठीक है। और दो तरह के हमारे पास यूनिट्स होते हैं इसके, एक सुपरफिशियल न्यूरोमास्ट होते हैं और एक कैनाल न्यूरोमास्ट होते हैं। सुपरफिशियल हमारे पास सरफेस के ऊपर पोर्स की फॉर्म में है, जबकि कैनाल जो हैं वो बहुत डीपली इन्वेडेड होते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, अगर आप फिगर में देखें तो इसको यूज़ ये किस चीज़ के लिए करें, प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और अगर इसकी लोकेशन आप देखें तो लोकेशन आपको जो रेड कलर की जो लाइन आपको फ़िश बॉडी के ऊपर नज़र आ रही है, सो बेसिकली दिस इज़ ऑल द लोकेशन ऑफ द लेटरलाइन सिस्टम, ठीक है। और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन में आपको न्यूरोमास्ट सेल्स भी नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा कैनाल सेल्स भी नज़र आ रहे हैं। एक सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास सेंसरी हेयर है, सेंसरी सेल्स हैं और नर्व मौजूद है। देन हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज लाइक द अदर हायर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे भी हमारे पास टेस्टीज एंड ओवरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। The fish's reproductive organs include testes and ovaries. In most species, gonads are paired organs of similar size which can be partially or totally fused। मतलब ये fused भी हो सकते हैं, totally separated भी हो सकते हैं, partially separated भी हो सकते हैं और completely fused भी हो सकते हैं। तीनों conditions जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। In the terms of spermatogonia distribution, the structure of teleosed testes has two types। अगर हम teleosed fishes की बात करें जो modern fishes हैं तो उनके पास दो तरह की testes हैं। Mostly हमारे पास जो spermatogonia होता है it occur all along the seminiferous tubules, जबकि कुछ में हमारे पास क्या होता है ये सिर्फ distal portion of testes में ही मौजूद होते हैं। मतलब कुछ में हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया है वो पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मौजूद हैं और कुछ में हमारे पास क्या होता है कि जो सिर्फ डिस्टल पोर्शन ऑफ टेस्टीज होता है सिर्फ वहाँ पे ही स्पर्मेटोगोनिया मौजूद होते हैं। अगर हम गोनेड्स की बात करें तो व्हाट आर द गोनेड्स? गोनेड्स आर बेसिकली द पेयर्ड ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स जो कि सेक्स सेल्स को जो है वो जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। मेल्स में हमारे पास पेयर्ड टेस्टीज होती हैं, फीमेल में हमारे पास पेयर्ड ओवरीज मौजूद होती हैं और इस तरह की इनकी जो है वो लोकेशन है और ये उनकी जो है वो विजिबिलिटी है। अब हमारे पास द मेथड बाय विच द एग्स एंड स्पर्म्स मीट वेरीज वाइडली अमंग द फिशेस। कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो इसके बेस पे हमारे पास जो है वो वेरी कर रहा होता है, अदरवाइज द स्ट्रक्चर्स आर सेम इन ऑल। दिस इज़ द reproductive system in shark and this is the female reproductive system in shark। some fishes are hermaphrodites in nature, जिसमें दोनों मौजूद होती हैं टेस्टीज एंड ओवरीज, ठीक है। डिफरेंट फेजेस में आया अर्ली जब उनकी बर्थ होती है तो अर्ली में वो एज अ मेल बिहेव करते हैं, फिर लेट एज में वो एज अ फीमेल बिहेव करते हैं, या वो बर्थ उनकी फ़ीमेल होती है लेकिन बाद में वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी हमारे पास फिशेस हैं जो कि हर्माफ्रोडिटिक इन नेचर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवी पैरिटी, वीवी पैरिटी एंड ओवो वीवी पैरिटी। ओवी पैरिटी मतलब या तो एग लेइंग होंगे या फिर हमारे पास जो है वो बर्थ दे सकते हैं, या एग ले करके एग्स को बॉडी में रखते हैं और फिर उसको जो है वो क्या करते हैं, मतलब जब बॉडी के अंदर ही उनकी हैचिंग हो जाती है तो फिर यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इधर दे आर नॉट हैविंग लाइक उनकी मैटरनल नरिशमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ क्या करते हैं कि उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं उन एग्स को, ताकि उनकी जब हैचिंग हो जाए उसके बाद वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, उसको आप जो है वो देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है।
देन आपके पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एज ऑल वी नो कि गिल जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हमेशा वाटर जो है वो इंटर करेगा गिल्स के थ्रू, माउथ के थ्रू जो है, ठीक है, और फिर एग्जिट करेगा गिल ओपनिंग्स ओपर्क्युलम के नीचे से। ब्लड फ्लोइंग थ्रू द गिल फिलामेंट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है तो गिल फिलामेंट में हमारे पास जो ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमने बात की थी कि यहाँ पे सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है, मतलब हमेशा हार्ट से ब्लड सिर्फ एक ही बार होके गुजरता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गिल्स में आता है, गिल्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और फिर दोबारा से वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कभी भी डबल एंट्री ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर नहीं करेगा। सम फिशेस हैव अडेप्टेशंस फॉर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। उनमें हमारे पास लंग फिशेस होती हैं जो कि अपना थोड़ा सा टाइम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में गुजारती हैं, और अगर उनको वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो दे आर एबल टू सर्वाइव फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उनको हम लंग फिशेस कहते हैं। उनमें हमारे पास कैपेबिलिटी होती है कि दे ब्रीथ इन द एयर जस्ट लाइक द अदर वर्टेब्रेट्स। A lungfish swallow air to fill up its air sac or lungs। इनके पास ट्रू लंग्स ऑल्दो नहीं है, बट एयर सैक्स की फॉर्म में इनके पास जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। द लंग्स इज सराउंडेड बाय वेन्स दैट ब्रिंग ब्लड टू बी ऑक्सीजनेटेड। Its gills alone cannot keep a lungfish supplied with enough oxygen to live। यहाँ पे जो लंग फिशेस हैं उनकी गिल्स इतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं कि उनके पूरी ब्लड को ऑक्सीजनेट कर सकें, तो दे हैव टू यूज़ देयर लंग्स फॉर कंप्लीट ऑक्सीजनेशन। अदर स्पीशीज़ जैसे हमारे पास टर्पोन फिश है, इट कैन गल्प एयर एट द सर्फेस टू सप्लीमेंट देयर ऑक्सीजन डिमांड। कुछ हमारे पास गिल्स के थ्रू प्रॉपर कर ही होती हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन उनके लिए एफिशिएंट नहीं होता, तो वो क्या करती हैं, दे जंप ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर और ब्रीथ करती हैं, फिर वाटर बॉडी में जो है वो चली जाती हैं। मतलब दे सर्वाइव, दे डू नॉट सर्वाइव ऑन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, लेकिन उनको अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जंप करना पड़ता है ओवर द वाटर। Some species of bony fishes can absorb considerable amount of oxygen through their skin। इसके अलावा हमारे पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है, जिसमें ये स्किन के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि फिशेस में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलेटल सिस्टम। इन द स्केलेटल सिस्टम देयर इज़ अ वेरी रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द फिश, ठीक है। The purpose of the skeletal system is basically to give the body shapes and protect the internal organs। इसके अलावा फिशेस में हमारे पास एक इंटरनल skeleton जो है वो मौजूद है, जस्ट लाइक द अदर वर्टेब्रेट्स। उनमें उनकी तरह यहाँ पे भी हमारे पास इंटरनल स्केलेटन है, जिसमें हमारे पास सम पोर्शन कार्टिलेज का भी होगा, ट्रू बोन्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्केलेटन। लोअर जॉ बोन है, अपर जॉ है, आई ऑर्बिट मौजूद है, स्कल है, ठीक है, ऑपरक्यूलम है, and these are all bones present in the fish body। So this is all about the fish anatomy and fish physiology। So if you are having any kind of problem in it, तो आप लोग जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं।